वेलकम फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस का पेपर जो 2023 का है। प्री बोर्ड का सेकंड प्री बोर्ड हुआ था कुछ स्कूलों में, तो ये वो वाला पेपर है। 80 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का है। इसमें हम बस सेक्शन ए डिस्कस कर पाएंगे। 20 क्वेश्चन है इसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 1 मार्क के। तो उसको आप ध्यान से देखें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए का, सेलेक्ट एंड राइट वन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस गिवन फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चन 1 to 20। क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से करेक्ट ऑप्शन एक ही चुनना है आपको, ठीक है। पहला है कि व्हेन पीएच स्ट्रिप इज ड्रिप इन द ईच बोतल द कलर शो बाय बोतल ए एंड बी विल बी रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि बोतल ए और बोतल बी में हमने पीएच स्ट्रिप्स को डुबोया है, तो डुबोने पे कौन सा कलर आएगा ए और बी में। क्या ए में ऑरेंज और ब्लू आएगा, ब्लू ऑरेंज, ग्रीन ब्लू, या ब्लू ग्रीन। तो सही ऑप्शन हो जाता है इसके अंदर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। ये आपका ऑक्सैलिक एसिड है। इस एसिड में पीएच पेपर गिराएंगे तो इसका रंग जो होगा वो रेड आएगा या फिर ऑरेंज आएगा, तो ऑप्शन में ऑरेंज हो गया। और ये आपका सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन जो होता है, जो बेस होता है, इसके अंदर अगर हम कोई पीएच पेपर डुबोते हैं तो इसका कलर जो होगा नीला आएगा, तो यानी आपका नीला हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑरेंज और ब्लू। अगला है कि कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन विद करेक्ट ऑप्शन। आपको कंप्लीट करना है। ये लेड नाइट्रेट है, इसको पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया कराने पर क्या बनेगा। तो एक तो आपको पोटेशियम नाइट्रेट बन गया है, तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आप ध्यान से देखोगे तो पोटेशियम नाइट्रेट बन चुका है, रह गया लेड आयोडाइड बनना। तो या उसमें आपको 4 ऑप्शन है, तो लेड आयोडाइड जो है उसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, PbI2, ठीक है। अब कहता है कि नीचे जो डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में कह रहा है खाली स्थान भरना है। द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट ए डैश रिएक्शन। ये किस प्रकार का रिएक्शन है। मोमबत्ती से यहाँ पे देखोगे मरकरी ऑक्साइड को गर्म कर रहे हैं। गर्म करने पे यहाँ पे कह रहे हैं मरकरी यहाँ जमा हो जाएगा और यहाँ से ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो ये गर्म करके इसे अलग कर रहे हैं, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और ये गर्म करके कर रहे हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। सॉरी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन पहला वाला हो जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी उसमें वियोजन हो जाएगा, उष्मा देके वियोजन। अगला लिखा है कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से क्रिया कराने पर कॉपर और जल बन रहा है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट रिगार्डिंग टू ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी अपचयन और उपचयन के संदर्भ में निम्नलिखित में तो कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन बी है। ये जो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो हाइड्रोजन का हो रहा है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। और कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और यहाँ पे ऑक्सीजन छूट के कॉपर बच रहा है, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या होता है, रिडक्शन हो रहा है। तो आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि आयोनिक, ये आयोनिक लिखा हुआ है, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड है और हाई मेल्टिंग पॉइंट। आयोनिक यौगिक जो होते हैं उनका जो गलनांक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उनका गलनांक बिंदु यानी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है, तो सही ऑप्शन है ए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटिवली चार्ज आयन। क्योंकि जो कणों के बीच में जो आवेश होता है वो उल्टी दिशा में होता है और अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, इसलिए इनको तोड़ने के लिए आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। Which of the following substance will not give carbon dioxide on treatment with dilute acid। कहता है इनमें से किसका प्रयोग जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करने के लिए नहीं करेंगे और डिल्यूट एसिड में मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा। तो इनमें से कौन सा वो प्रयोग है, तो वो है आपका लाइम। लाइम माने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, अगर हम इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया कराएंगे या किसी एसिड से क्रिया कराएंगे तो वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनाएगा। बाकी सब में ये मार्बल है जिसका फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट है, और ये लाइम स्टोन है जिसका फार्मूला वही कैल्शियम कार्बोनेट है, और ये बेकिंग सोडा होता है, ठीक है, जिसका फार्मूला Na2CO3 है। तो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो आखिरी वाले में बस कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा। तो सही ऑप्शन है लाइम मैंने चुना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का आइसोमर्स स्ट्रक्चर इनमें से कौन सा करेक्ट है, यानी ब्यूटेन का जो समावयव वाला जो संरचना है वो इनमें से कौन सा है। तो ये तो सीधी चेन है, तो इसका आइसोमर्स ये खुद नहीं होगा,
तो इसका ऑप्शन ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन देखोगे तो 10 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 10 नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपके 4 कार्बन और आपके पूरे 10 कार्बन मतलब 10 हाइड्रोजन पूरे हैं। तो ये नीचे की ओर बना हुआ है, तो यही आपका करेक्ट आइसोमर से है ब्यूटेन का। ठीक है, ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। ठीक है, चौथा वाला भी आप गिनोगे तो यहाँ पे पूरे 10 हाइड्रोजन नहीं बन रहे हैं, तो यानी आपका पहला और तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। तो पहला वाला भी आपका ब्यूटेन का ही सही था, तो पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा, पहला और तीसरा दोनों हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है द डायग्राम शो पार्ट ऑफ द ह्यूमन गैस एक्सचेंज सिस्टम। ये मानव का जो गैस एक्सचेंज सिस्टम को दिखाया गया है यहाँ पर। तो इसमें W ऊपर लिखा है सबसे ऊपर, फिर यहाँ X लिखा है, फिर ये Y लिखा है और ये आपका Z लिखा है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो Z जो है बिल्कुल यहाँ इस पाइप से जो इधर मुड़ रहा है इधर की तरफ दिखाया गया है, और ये छोटे छोटे गुब्बारे हैं इसको Y से दिखाया गया है, और जो ये बीच में रिंग बने हुए हैं रिंग के बीचों बीच वाले पार्ट को X दिखाया हुआ है, सबसे ऊपर आपका ये W है। तो ये आपको पता है ये W वाला लिरिंग्स होता है, तो लिरिंग्स वाला ये रहा। W इसमें कहाँ लिखा हुआ है, तो ये आपका सबसे आखिरी में लिखा हुआ है, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये वाला इस डब्बे में जा रहा है, तो ये भी करेक्ट है। W से थोड़ा नीचे आओगे तो ये जो आपका X दिख रहा है, तो ये जो X है इसका नाम होता है ट्रेचन। ठीक है, और इसके नीचे थोड़ा और आ जाओगे तो ये 2 पार्ट में बट रहा है, इसे Z कहते हैं, यानी इसे कहते हैं ब्रोंचस। और जो सबसे आगे छोटे छोटे पार्ट है उनके नाम होते हैं ब्रोंचियोली, तो यानी Y। तो सही ऑप्शन आपका D हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि विच प्रोसेस इज शोन बाय द फॉलोइंग पिक्चर। इस पिक्चर में जो वाटर वेपर लिखा है और पेड़ के से कुछ ऐसे तीर दिखा रखे निकलते हुए, तो ये किसका करेक्ट चित्र है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा B, मोमेंट ऑफ वाटर ट्रांसपिरेशन इन ट्री। पेड़ पौधों में मतलब जल की गतियों को दिखाया गया है। ठीक है, यानी ये पेड़ पौधों में जल का वाष्पीकरण को दिखाया गया है, ये मतलब वाष्पीकरण है ये। ठीक है, ट्रांसपिरेशन है, वाष्पोत्सर्जन है, सॉरी। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन है ये। अगला प्रश्न है कि इच गैमेट्स कैरीज ओनली वन एलीली, दिस इज प्रपोज इन विच लॉ। कहता है कि जो हर युग्मक होते हैं वो एक ही एलीली को ले जाते हैं, यानी एक ही जीन को वाहक होते हैं, तो इनमें से कौन से नियम को पालन कर रहे हैं, तो ये आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नियम के कारण ऐसा होता है, तो आपका सही ऑप्शन भी है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगला क्वेश्चन नंबर 11वां है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इज इनकरेक्ट। हमें छांटना है कि नीचे में से जो विद्युत आवेग का तंत्र द्वारा जो परिवहन होता है उनमें से कौन सी बात यहाँ पे गलत लिखी है। तो आप पूरा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये D बात गलत लिखी है। ए न्यूरॉन ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नॉट ओनली टू अनदर न्यूरॉन बट आल्सो टू मसल एंड ग्लैंड सेल। कह रहा है कि एक न्यूरॉन जो होता है वो विद्युत आवेगों को न केवल दूसरे न्यूरॉन तक ले जाता है बल्कि वो मांसपेशियों और ग्रंथियों की कोशिकाओं तक ले जाता है, तो ये आपका गलत ऑप्शन है। ठीक है, बाकी सब करेक्ट लिखा हुआ है, तो D ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 12वां कहता है द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ वुमेन लास्ट फ्रॉम बारक्रीमन टू स्पेमिनन। तो बोले महिलाओं के अंदर जो जनन की अवस्था होती है जो यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म होती है, तो इनमें से कौन सी है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव लाइफ ए वुमेन लास्ट फ्रॉम मिनार्च टू मेनपोज। रजो धर्म से रजो निवर्ती तक का जो चक्र होता है वो महिलाओं के जनन का अवधि काल होता है। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपॉन। जो विद्युत मतलब जो कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोधकता होती है उसमें चालक का तार किस पे निर्भर करता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा नेचर ऑफ मटेरियल पे निर्भर करता है। तो इसके अंदर आपको R बराबर रो L अपॉन A का भी फॉर्मूला याद रखना है, यानी जो रेसिस्टिविटी होती है इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी यानी रो L अपॉन में L होता है लेंथ ऑफ वायर, A होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर यानी तार की मोटाई। ठीक है, ये कह रहा है द अरेंजमेंट शो इन द फिगर। ये जो फिगर है इसमें आपको अरेंजमेंट दिखाया गया है। देयर आर 2 कॉइल वुड वाउंड ऑन ए नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रोड। तो कह रहा है कि
एक ऐसे बेलनाकार रोड जो विद्युत का चालन नहीं करता है, उसके ऊपर 2 कुंडली बना के दिखाई गई है चित्र में। इनिशियली द की इज़ नॉट इंस्टर्ट, इसके अंदर कह रहा है शुरू में की नहीं लगाया गया था। देन द की इज इंसर्टेड, फिर इसके अंदर की लगा दिया गया है। एंड लेटरल रिमूव, फिर बाद में निकाल दिया गया है। तो देन तो आपको क्या नज़र आता है? तो पूरा ऑप्शन अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आपको पाओगे कि डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट निकल के आ रहा है। डी में कहता है कि देर आर मोनेटरी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दैट डाई आउट शॉर्टली, द डिफ्लेक्शंस आर इन अपोजिट डायरेक्शन। कहता है कि जब हम इसमें की को जब डालते और निकालते हैं तो थोड़ी देर के लिए जो गैल्वेनोमीटर होती है इसकी सुई में थोड़े अंतराल के लिए विक्षेप होता है, इसकी सुई डगमगाती है और वो जो सुई होती है वो उल्टी दिशा में डगमगाती है। जिस दिशा में करंट बह रहे हैं उसकी उल्टी दिशा में सुई डगमगाती है। ये सी ऑप्शन गलत है क्योंकि उसमें सेम डायरेक्शन लिखा है, याद रखना है, अपोजिट डायरेक्शन में डगमगाती है। ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है? गैल्वेनोमीटर पता लगाता है कि किसी भी कंडक्टर में करंट बह रहा है या नहीं। ठीक है। किसी भी चालक में बहने वाली विद्युत धारा को नापता है कि विद्युत धारा की दिशा क्या है और वो बह रही है या नहीं। द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेल फिगर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम पोटेंशियल इज, तो कह रहा है इसके अंदर किस तरीके से सेल को जोड़ना सही दिखाया गया जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यानी सबसे ज़्यादा विभवांतर उत्पन्न होगा। तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। इसे ऑर्डर में जोड़ा गया है, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, बड़ी वाली लाइन प्लस को दिखाती है और छोटी वाली माइनस साइन को दिखाती है। तो इसमें करेक्ट ऑर्डर यही वाला है। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है। Which of the following factor affect the strength of force experienced by a current carrying conductor in a uniform magnetic field? कहता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी चालक को रख दिया जाता है तो वो एक बल का अनुभव करता है। तो इसमें से कौन से कारक हैं जो सही हैं वो पता लगाना है। इसमें आपका ना ऑल ऑफ द वो करेक्ट ऑप्शन है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी सही है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द कंडक्टर्स भी सही है और लेंथ ऑफ द कंडक्टर विद इन मैग्नेटिक फील्ड भी सही है। तो ऑल ऑफ द वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्या था एक बार फिर देखते हैं। प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं जो न प्रभावित करते हैं बल की क्षमता को, वो जो बल है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है जिसमें करंट पास हो रहा है, तो उसको ना ऊपर के सारे ऑप्शन प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है। तो ए ऑप्शन मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी प्रभावित कर सकता है, बी ऑप्शन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन ए कंडक्टर बल का परिमाण भी प्रभावित कर सकता है और लेंथ ऑफ द कंडक्टर विद इन मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो चालक की लंबाई है वो भी प्रभावित कर सकती है। तो इसीलिए आपका सारा ऑल ऑफ द वो आंसर आएगा। क्वेश्चन 17 से 20 में असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन यानी कथन, रीजनिंग कारण। यहाँ पे 4 ऑप्शन चुनने हैं। चेक करना है कि असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं और जो रीजन है वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है पहले वाले की असर्शन की। फिर दूसरा तब चुनना है जब दोनों ट्रू हैं लेकिन रीजन सही नहीं दिया गया है। और सी में जब ए मतलब पहला वाला असर्समेंट मतलब ट्रू है और जो रीजन है वो फॉल्स है, उसके लिए सी चुनना है। और डी कब चुनना है? जब आपका असर्शन और रीजन दोनों ही फॉल्स हैं। तो पहला है, यहाँ से पढ़ते हैं पहला 70वें का असर्शन में कि व्हेन आयरन नेल डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सॉल्यूशन फेड। यानी जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो लोहे के ऊपर भूरे कलर की परत चढ़ जाती है और जो नीला रंग होता है कॉपर सल्फेट का वो फीका हो जाता है। तो ये आपका करेक्ट है। और ये इक्वेशन लिखा रखा है ऊपर वाले का, तो ये भी करेक्ट है। तो यानी हमारा दोनों ही करेक्ट है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है कि दोनों ही सही है और नीचे वाला उसकी सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। 16वां प्रश्न देखेंगे। इसमें लिखा है कि क्रोमोसोम आर नोन एज हेरिडिटरी व्हीकल्स, यानी जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें वंशानुगत की इकाई माना गया है। तो ये सही है, पहला भी सही है। तो दूसरा है कि क्रोमोसोम्स आर कैपेबल ऑफ सेल्फ रिप्रोडक्शन एंड मेंटेनिंग मॉर्फोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज थ्रू द सक्सेसिव जनरेशन। यानी जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो खुद से
जनन करने के लिए सक्षम होते हैं और अगली पीढ़ी को फाइलोजिकल और मॉर्फोलॉजिकल तरीके से उसको उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, तो ये भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 19वें में लिखा है कि इथेनॉल इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द एनारोबिक प्रोसेस और रेस्पिरेशन, मैंने अवायवीय श्वसन में आपका इथेनॉल उत्पन्न होता है, तो ये करेक्ट है पहला वाला। दूसरा है कि दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये आपका गलत है। तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा कि ए ट्रू है और आर जो है वो फॉल्स है। अगला है कि ए करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस ए फोर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो ये सही है। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू द इंटरएक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन विच द कंडक्टर इज प्लेस, तो ये भी आपका सही है। तो ये दोनों ही सही है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।